बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 10th का है, फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। आज मैं यहाँ पे साइंस का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। साइंस का फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। उसको अपने पूरे एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में उसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होती है उसको पढ़ेंगे। अपने क्या चीज़ है उसमें कहा है, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया, रसायन का नाम क्या है, रसायन। जितने भी केमिकल होते हैं उन्हीं से क्या बनती है, रसायन, नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ बनने के लिए क्या ज़रूरत होती है, जैसे नया पदार्थ हमेशा बनता है, जैसे किसी का एग्जाम्पल लेती हूँ, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का। ठीक है, पानी का निर्माण करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन क्या, H2 प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, O2 इक्वल टू क्या बनाता है, H2O। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी समीकरण आपको अटपटी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जल के दो अणु हैं, यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन का यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। वो होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो आगे पॉइंट आएगा उसमें अपने पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल बता रही हूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। जो ये पूरी रिएक्शन होती है ना, उसे रासायनिक, ये पूरी समीकरण है और इस पूरी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या शामिल होता है, यानी आगे वाला पॉइंट होता है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थ, अभिक्रिया में शामिल क्या चीज़ शामिल होती है, रासायनिक अभिक्रिया। आगे वाला अपना पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन हो रही है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बन रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। जहाँ से रसायन की बात आती है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। पहला आता है अवस्था में परिवर्तन। ये मैं पहले पॉइंट लिख देती हूँ, फिर बताएंगे कि ये पॉइंट। तो सेकंड आता है रंग में परिवर्तन। और थर्ड पॉइंट है तापमान में परिवर्तन। और आगे वाला जो अपना पॉइंट है वो आता है गैस का निष्कासन या उत्सर्जन भी बोल सकते हैं। किसी चीज़ का बाहर निकलना, वो उत्सर्जन या निष्कासन कहलाता है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मान लो ये इक्वेशन हो रही है, H2 प्लस O2 इक्वल टू जल बना। जब इन दोनों पदार्थों से ये नया पदार्थ बना तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे यहाँ पे गैस था लेकिन यहाँ पे जल बना, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, लेकिन इससे कोई लिक्विड के रूप में यानी द्रव अवस्था में कुछ पदार्थ बना है। यानी ये गैसीय अवस्था में था लेकिन ये किस में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। मतलब जो परिवर्तन है उसके बारे में सबसे पहले आती है अवस्था में परिवर्तन। अब अपने ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अवस्थाएं कितनी होती है, एक होती है गैस, एक होती है ठोस और एक होती है द्रव। यानी तीन अवस्था होती है, गैसीय अवस्था, सॉलिड अवस्था और लिक्विड अवस्था। ठीक है, साथ में जो इंग्लिश में पॉइंट होंगे मैं वो भी बताती जाऊंगी। यानी अवस्था में परिवर्तन, यानी कोई भी इक्वेशन हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें परिवर्तन बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अपने जो पॉइंट बात करते हैं वो करते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हुई, ये गैस था और ये भी गैस था, लेकिन ये आगे जाके किस में, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में बदल गया। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो लेकिन जो द्रव है वो क्या है, द्रव अवस्था में, जो जल है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब इसमें क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन होगा। सेकंड आता है रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन क्या होगा, जैसे मान लो अपने कोई भी पदार्थ बनाया, जैसे मान लो फिनोप्थलीन की बात करूँ, फिनोप्थलीन वो क्या होता है, हल्का गुलाबी होता है। अगर अपने को इसकी इक्वेशन किसी अन्य से पदार्थ करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रंग में परिवर्तन होगा। यानी जो भी नया पदार्थ बनता है उसमें कलर में भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। ठीक है। टेम्परेचर में परिवर्तन कैसे होगा,
देखो मान लो टेम्परेचर में यानी तापमान में, मान लो अगर मैं पानी है, जल है, ठीक है। अब अगर जल को मैं लिक्विड अवस्था में है, यानी जल है, जैसे जल का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। अब अगर मैं उसको पतीले में रख कर उसको गर्म करती जाऊंगी, मान लो इसका टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। जब मैं इसको गर्म करूंगी तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निष्कासन होगा। तो इसका मतलब जो पानी है, पहले पानी का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन पानी को उबालते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर हाई होगा। तो इसका मतलब है किसी भी अभिक्रिया में क्या होगा, टेम्परेचर में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और आगे वाला पॉइंट आता है गैस का निष्कासन। गैस का मतलब जिससे कोई भी पदार्थ बनता है उसमें कुछ ना कुछ गैस बाहर निकलती है। तो जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन मोस्टली, तो जैसे अपनी कोई भी कंडीशन होती है उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, लेकिन कई में हाइड्रोजन भी निकलती है, अलग अलग गैसें भी बाहर निकलती है। तो यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें मोस्टली ये कितने परिवर्तन होते हैं, 4 परिवर्तन होते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये जो से अगर रिपीट करके समझ रहे हैं वीडियो, एक बार में समझ नहीं आई तो रिपीट करके भी समझ लेना, ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है। फिर आगे है रासायनिक अभिक्रिया में, ये तो था परिवर्तन। उसके बाद कुछ और भी आता है, जैसे एक तो होता है वाष्पीकरण। ये थोड़ा मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर आगे वाले पॉइंट में करवाएंगे, ठीक है। आगे जैसे ये इसी में शामिल है, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। एक आता है वाष्पीकरण, एक आता है ऊर्ध्वपातन। ये छोटी क्लासों में 9th में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे 10th का टॉपिक लेके आई हूँ, लेकिन 9th क्लास में भी ये टॉपिक है, अपकेंद्रण, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट आते हैं इस चैप्टर में। तो मैं बीच में जो वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प के रूप में बाहर निकलना, वाष्प के रूप में निकलना। जैसे मान लो अगर पानी है, अपने ने कोई पतीला है उसमें पानी भरा, अगर मैं उसको नीचे गैस लगा के उसको उबालती जाऊंगी तो पानी है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलना। इसका मतलब द्रव से कोई पदार्थ है वो गैस में चेंज होना, यानी पहले लिक्विड था उसको गर्म करती जाए तो वो गैस के रूप में बाहर निकलना, यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज होना, वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे मान लो ऊर्ध्वपातन। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन हो गया ठोस से किस में चेंज होगा, गैस में, ठोस से। जैसे अपने कपूर की बात करें या नेफ्थलोन की जो गोलियां हैं, नेफ्थलोन की जो गोलियां उसकी बात करें, ये ठोस होती है। नेफ्थलोन की गोली चोरस वाइट कलर की होती है। अगर उसको मैं जैसे हवन वगैरह में रखेंगे तो वो इसमें क्या होगा, लिक्विड में ना होकर सीधा गैसीय अवस्था में चली जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। यानी ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस से द्रव में परिवर्तन होने के बिना ही सीधा गैस में चेंज होना, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अपकेंद्रण क्या होता है, अपकेंद्रण होता है जैसे अपने घरों में मिधानी मिक्सी वगैरह पड़ी देखी होगी, मतलब किसी जैसे दही मक्खन निकालना, ये सारा क्या कहलाता है। जैसे वॉशिंग मशीन चल रही है तो वो क्या होगी, अपकेंद्रण विधि होगी। मतलब वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे दही से मक्खन निकालना, गोल राउंड में घूमती होती है ना, वो होता है अपकेंद्रण विधि, ठीक है। ये होता है अभिक्रिया में कुछ तत्व शामिल होते हैं, उनके बारे में पढ़ा है। फिर आता है, उसके बाद आता है जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है अभिकारक, जो मेन चीज़ है इसमें, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अब देखो अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। और ये होते हैं नए पदार्थ बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे मान लो मैं अगर कोई अभिक्रिया की बात करती हूँ, जैसे यहाँ पे H2 हो गया, O2 हो गया, इससे क्या बना, जल बना, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। अब यहाँ पे कितने अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, और सेकंड वाला भी, ये भी क्या है, अभिकारक है। और इससे जो नया पदार्थ बना है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। इसे, ये जो पूरी इक्वेशन है इसे अपने बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमेशा ध्यान रखना एक चीज़ की, आगे मैं पॉइंट लेके आऊँगी, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो भी रासायनिक समीकरण होंगे उसमें उत्पाद और
जो अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु होते हैं वो समान होने चाहिए, द्रव्यमान भी उनका क्या होना चाहिए, दोनों साइड में समान होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं आगे गुना करती हूँ, यहाँ पे गुना नहीं करते, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होगी, हाइड्रोजन कितनी होगी 4, तो इसको मैं 2 से गुना करती हूँ। ये रासायनिक ये समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। तो इसे बोलते हैं जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। जिससे कोई नया पदार्थ बनता है उसे अपने क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट आता है, जिसे इसमें एक दिया हुआ है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप फर्स्ट उसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कोई भी समीकरण दी हुई है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन, दहन का जहाँ पे भी दहन पॉइंट आ जाए उसका मतलब होता है किसी चीज़ का जलना। जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो इससे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे Mg, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे इसको मैं 2 कंप्लीट कर देती हूँ, और ऑक्सीजन मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 है, 2 को 1 से गुना किया 2। ये होता है जिसे अपने क्रियाकलाप फर्स्ट दिया हुआ है उसमें पॉइंट दिया है मैग्नीशियम रिबन का दहन। तो दहन का मतलब होता है जहाँ पे भी दहन का मतलब आ जाए वहाँ पे हमेशा अपने ऑक्सीजन से ही क्रिया करवाएंगे। ठीक है बच्चों, ये जैसे मैग्नीशियम का दहन, ये जो क्रियाकलाप होता है वो बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, 10th क्लास की बोर्ड का चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसलिए काफ़ी एग्जाम में काफ़ी इसका बारे में पूछा जाता है। अभिकारक और उत्पाद समझ आ गया। उसके बाद अपने करते हैं होने वाली, अब देखो दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके मैं एग्जाम्पल पढ़ती हूँ, यानी बताती हूँ दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इनके उदाहरण बताते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। पहले मैं पॉइंट लिख देती हूँ फिर उनको अपने एक्सप्लेन करेंगे। भोजन का पाचन। सेकंड आता है लोहे पे जंग या श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया। थर्ड आता है लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। थर्ड पॉइंट आता है अपना दही का बनना, दही का बनना। अब देखो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। इसे रासायनिक परिवर्तन भी एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जो चीज़ अपने ने बना दी उसको वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है जो कंडीशन अपने ने एक बार बना दी कोई भी पदार्थ उसको अपने वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो देखो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल होता है भोजन का पाचन। अगर अपने ने भोजन खा लिया, खाने के बाद जैसे अपने ने शरीर में पच गया भोजन, पचने के क्या बाद जैसे अपने को जो शरीर में भोजन चाहिए वो अपने ने रखा, लेकिन जो अपने शरीर में अवशिष्ट भोजन बचा है वो अपने उत्सर्जन की क्रिया से शरीर से बाहर के रूप में निकल जाता है। ठीक है, यानी बाहर निकला, क्या वो भोजन के रूप में निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए भोजन का पाचन होता है वो एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जो अपनी उसी अवस्था में भोजन एक बार खाने के बाद क्या उस अपने पेट से सेम भोजन वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो भोजन का पाचन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, श्वसन की क्रिया, सांस लेने की क्रिया। ऑक्सीजन ले ली, सांस लेने के क्या ऑक्सीजन अपने बार बार जितनी ऑक्सीजन अपने ग्रहण की वापस उसको बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो श्वसन भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद है लोहे पे जंग लगना। लोहा Fe होता है, इसकी जब वायु के संपर्क में आएगा तो Fe2O बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन होती है लोहे पे जंग लगना। अब मान लो लोहा है, बाहर अपने ने बाहर खुले में लोहा रख दिया, कुछ भी, ठीक है, बारिश आएगी, वायु, नमी, आर्द्रता, किसी अम्ल के जब संपर्क में लोहा या कोई भी धातु आती है ना तो उसके ऊपर नीली या हरी परत जम जाती है, जिसके कारण उसके भार में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तो लोहे पे जंग लग, क्या वापिस अपने उसी लोहे को उसी अवस्था में ला सकते हैं क्या? सेम जंग जो भार है उसको बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। तो लोहे पे जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दही का बनना। अब मान लो अपने ने घरों में दूध होता है, दूध में अपने ने जावन, छाछ वगैरह डाल के उसका दही बनाया, क्या दही बनने के बाद उसको दूध और छाछ को अलग अलग कर सकते हैं क्या? मक्खन और छाछ को तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन दूध और छाछ को अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, ये है रासायनिक परिवर्तन के दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग।
यहाँ तक सभी को समझ आया। उसके बाद आता है अपना आगे वाला जो पॉइंट है वो आता है रासायनिक समीकरण क्या होती है। अभी जो मैंने थोड़ा सा बताया था कि समीकरण कैसी होती है, तो अब अपने पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अब समीकरण क्या होती है, जो मैं इक्वेशन लिखती हूँ वही क्या है, रासायनिक समीकरण है। जैसे रासायनिक के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को अगर डेफिनेशन की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी रासायनिक, जैसे कोई भी इक्वेशन, मैग्नीशियम अभी बताया था, कोई मैग्नीशियम है, इसका रिबन, इसको मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, इसका दहन किया जाता है। मैंने कहा था दहन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या है, एक प्रकार की रासायनिक समीकरण है, इसे अपने रासायनिक समीकरण बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, ये है अपनी रासायनिक समीकरण। अब अपने जो मेन पॉइंट आता है वो संतुलित करना, जो बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और इसके अपने जो बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन दिए होते हैं कि रासायनिक, जैसे मैं एक बात करती हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल की, Fe जो लोहा है, फेरस, जिसकी जल की प्रेजेंस में इक्वेशन विक्रिया करवाई तो फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ठीक है, सेकंड आती है अपना 2-3 अभिक्रिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू क्या बन गया, MgO। ठीक है, 2 अभिक्रिया एक बार अपने करवाते हैं। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए यहाँ पे F कितना है, 1 है, यहाँ पे F कितने हैं, 3 है, तो इसको 3 करने के लिए, ये 3 है, यहाँ पे भी मेरे को, तो इसको मैंने 3 से गुना कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आगे करेंगे। यहाँ पे शुरू से करते हैं, यहाँ पे फेरस कितना है, 1 है, यहाँ पे कितने थे, 3, तो इसको मैंने 3 से, फेरस कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन की बात, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी 2 कंप्लीट है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो इसको मैं 4 से गुना कर देती हूँ। फेरस कंप्लीट हो गया, 4 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 4 × 2 कितने हो गए, 8। इसको 8 करने के लिए मैं किससे गुना करूँगी, 4 से। ठीक है बच्चों, इस तरह किसी भी समीकरण को अपने संतुलित कर सकते हैं। आगे वाला मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2। अब मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, जैसे अपने कोई भी इक्वेशन और ले लेते हैं, कौन सी इक्वेशन लूँ, मेरे अभी दिमाग में थोड़े बच्चों सेट नहीं हो रही। अपने लेते हैं Fe प्लस कॉपर सल्फेट इजकल टू FeSO4 प्लस 3 कॉपर। ठीक है, अब देखो इसको संतुलित करना है, इक्वेशन को। यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1। सल्फर, ये सल्फर सल्फेट पूरा होता है, तो ये सल्फर सल्फेट 1 है, यहाँ पे भी कितना है, 1। इसको ऐसे नहीं मानोगे कि S अलग O अलग, नहीं, ये अपना कंप्लीट मानेंगे सल्फर सल्फेट। कॉपर यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो इसको मैं 3 से कर देती हूँ, हो गया। अब देखो इसको 3, तो सल्फेट कितने हो गए, 3 हो गए, तो इसको मैं 3। अब फेरस कितने हो गए, 3 हो गए, तो इसको मैं 3 से कंप्लीट कर। इस तरह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अपने आसानी से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये होती है रासायनिक अब देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, संतुलित करने की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसको मैं थोड़ा रब करके बता देती हूँ। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण है, उसको अपने ने संतुलित किया, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। फर्स्ट पॉइंट आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार का नियम। ठीक है, एक तो नियम ये होता है, और सेकंड नियम, इसके शायद 2 नियम थे, संयोजन, यानी द्रव्यमान रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया संयोजन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये जैसे अपने ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है रासायनिक अभिक्रिया, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसमें अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का उत्पादन होता है, द्रव्यमान न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है,
न ही ह्रास होता है, न ही ह्रास होता है, न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही ह्रास होता है। इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण। मतलब अपने ने एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, दोनों की जो परमाणुओं की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए, उनका द्रव्यमान भी समान होना चाहिए। संयोजन का मतलब होता है, इसमें तो होता है दोनों के द्रव्यमान समान, और संयोजन का मतलब होता है उनके जो, जैसे मान लो इसके A प्लस बी इक्वल टू ये कोई C बना है, इसका मतलब इनके जो परमाणु है, इसका परमाणु क्या है, समान होना चाहिए। समान होगा तभी तो समान कैसे करते हैं, समीकरण संतुलित करके करते हैं। जैसे CO प्लस 2 इक्वल टू क्या बना, और एक और बना H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बना, जल बना। इसे बोलते हैं कोयले का दहन, कोयले का दहन, ये कोयले की दहन की इक्वेशन है। और ये होता है जल का निर्माण, जल का निर्माण। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। अब देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 है, ये समीकरण संतुलित है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी, ये कंप्लीट होगी। यानी दोनों के परमाणु या अणु है वो समान होने चाहिए, इसलिए अपने को जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2 नियम हैं, इनकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है बच्चों, उसके बाद होता है, यहाँ तक जो अपना मेन टॉपिक है ये तो था किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का मेन पॉइंट, ठीक है, बेसिक नॉलेज। लेकिन अब जो मेन आता है, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। अब कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके उदाहरण भी पढ़ेंगे और उनकी पूरी डिटेल भी पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया है, मोस्टली तो उनके कितने प्रकार होते हैं, 5। जो फर्स्ट होता है, सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सेकेंड पॉइंट आता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और थर्ड आता है अपना विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ पॉइंट आता है अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और फिफ्थ प्रकार आता है अपचयन, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसे अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं, इसके और नाम है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें ये जो बड़े नंबर में 5 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकारों को उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है बच्चों, ये 5 प्रकार होते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो पार्ट्स है वो मैं आगे वाली वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो है जो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उसके जितने भी प्रकार होते हैं उनके उदाहरण सभी अपनी आगे वाली वीडियो में लेके आएंगे। और उसके बाद 2 पॉइंट और बचते हैं, एक बचते हैं संरक्षण, संरक्षण, और एक वो बचते हैं विक्रगंधता, विक्रगंधिता। जहाँ पे ये अपना टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक वीडियो है, इस लेसन के 2 पार्ट्स बनेंगे। ये फर्स्ट वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, सेकंड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।